हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एसी ब्रिजेज के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं डीसी ब्रिजेज क्या होता है और उसमें हम लोग वेट स्टोन ब्रिज भी देख चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसी ब्रिजेज क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से ब्रिजेज आते हैं। ठीक है, तो एसी ब्रिजेज क्या होते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन दोनों को मेजरमेंट कर सकते हैं, इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एसी ब्रिजेज। ठीक है, तो जो एसी ब्रिजेज होता है वो मैक्सवेल्स ब्रिज होता है, एसी ब्रिज, हेज ब्रिज एसी ब्रिज होता है, एडरसन ब्रिज एसी ब्रिज होता है, ओन्स ब्रिज ये भी एसी ब्रिजेज होता है, और दिसाउडी और शेरिंग ये सारे ब्रिजेज जो हैं वो एसी ब्रिजेज होते हैं। तो मैक्सवेल, हेज और एडरसन और ओन्स इसके द्वारा हम लोग बेसिकली एल को मेजरमेंट करते हैं, एल को मेजर करते हैं, इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। और ये दोनों जो है डिसाउडी और शेरिंग जो ब्रिज है इसके द्वारा हम लोग कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एल, ठीक है, एल को बोलते हैं इंडक्टेंस, एंड कैपेसिटेंस सी। स्टोरेज फैक्टर को हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर। ठीक है, लॉस फैक्टर may be made conventionally and accurate using AC ब्रिज। एसी ब्रिज के द्वारा हम लोग इन सारे को मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे एल को, सी को, क्वालिटी फैक्टर को, लॉस फैक्टर को, इन सारे चीजों को हम लोग एसी ब्रिज के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एसी ब्रिजेज में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एन एसी ब्रिजेज in its basic form consist of, तो इसमें 4 आर्म रहेगा, एक सोर्स रहेगा एक्साइटेशन के लिए, ठीक है, ए सोर्स ऑफ एक्साइटेशन एंड ए बैलेंस डिटेक्टर। पहला बात तो इसमें 4 आर्म रहेगा, एक सोर्स रहेगा और एक बैलेंस करने के लिए एक डिटेक्टर रहेगा। जैसे हम लोग डीसी ब्रिज में पढ़े हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर, नल डिटेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी एक बैलेंस डिटेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। अगला पॉइंट, इन एन एसी ब्रिजेज ईच ऑफ द 4 इज एन इम्पीडेंस। इसमें 4 इम्पीडेंस होता है, इसमें 4 आर्म होता है, 4 आर्म में चारों में एक एक इम्पीडेंस होता है। एंड बैटरी, एक बैटरी होता है। एंड गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन डीसी ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय एन एसी सोर्स एंड ए डिटेक्टर सेंसिटिविटी ए स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस। तो जो डीसी ब्रिजेज था उसमें क्या था कि 4 आर्म था, एक बैटरी था जो कि डीसी सोर्स था और एक गैल्वेनोमीटर था। तो इसमें जो एसी ब्रिजेज में क्या हो जाएगा कि एक एसी सोर्स हो जाएगा, ठीक है, एसी वोल्टेज हम लोग नीचे से प्रोवाइड करेंगे इसको, और एक गैल्वेनोमीटर जो था डीसी ब्रिज में, जो गैल्वेनोमीटर था उसके जगह पे एक डिटेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यह होता है इसका बेसिक डिफरेंस हो गया एसी और डीसी ब्रिजेज में। अब हम देखते हैं कि जो सोर्स और डिटेक्टर है वो होता क्या है। तो इसमें जो सोर्स होगा, जो जब लो फ्रीक्वेंसी का होगा तो पावर लाइन का यूज करेंगे, जो जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ऑसिलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, जो सोर्स रहेगा, जो एसी सोर्स है एसी ब्रिजेज में, उसमें जब लो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी तो पावर लाइन का यूज करेंगे, जो हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी तो ऑसिलेटर की यूज करेंगे। तो ऑसिलेटर का जो टिपिकल रेंज होगा वो 40 हर्ट्ज टू 125 किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, और इसका जो पावर का आउटपुट होगा वो 7 वाट लगभग होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसका डिटेक्टर। तो डिटेक्टर में हम लोग यूज कर सकते हैं हेडफोन, जिसका रेंज होना चाहिए 250 हर्ट्ज टू 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और सेकंड हम लोग यूज कर सकते हैं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, जिसका हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, 10 हर्ट्ज टू 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसका टिपिकल रेंज इतना होना चाहिए। इस डिटेक्टर में हम लोग हेडफोन का यूज कर सकते हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं और ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जो एसी ब्रिजेज है उसका यूज कहाँ पे करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज करते हैं। तो एसी जो ब्रिजेज होता है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इसका यूज करते हैं। और भी कई सारे एप्लीकेशन है जहां पे इसका यूज करते हैं एसी ब्रिजेज का। ठीक है, और देखिए, और फार फेज शिफ्टिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं एसी ब्रिजेज का, फिल्टरिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, और फीडबैक पथ फॉर ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर, फीडबैक पथ के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं जो एसी ब्रिजेज होता है। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं अब इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है जो एसी ब्रिजेज है उसका। तो यहाँ पे देख सकते एसी सोर्स है। ठीक है, यहाँ से एसी सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर आर्म। इसमें 4 आर्म है जिसमें चारों में इम्पीडेंस लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे Z1 फर्स्ट इम्पीडेंस है, Z2, Z3, Z4। ठीक है, ये सारे आपके इम्पीडेंस है। इसमें जो करंट फ्लो, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, और यहाँ पे जो बीच में लगा हुआ है इसको बोलते हैं डिटेक्टर, बैलेंस डिटेक्टर। ठीक है, तो यहां से देखिए जो ए और बी आर्म है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है, और जो बी और डी आर्म है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है, और सी और डी जो आर्म है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I4 है, और बी और सी जो है आर्म उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है। ठीक है, और ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 है, और ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस E2 है, डी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस E4 है, और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस E3 है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये होता है एसी ब्रिजेज, इस तरह से होता है इसका एसी ब्रिजेज का सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस लगा हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, और इंडक्टेंस भी हो सकता है। वो अलग अलग ब्रिजेज में हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सवेल ब्रिजेज क्या होता है, हेज ब्रिजेज क्या होता है, शेयरिंग ब्रिजेज क्या होता है। तो इसमें हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे कि कहाँ पे कैपेसिटेंस का यूज करेंगे, कहाँ पे इंडक्टेंस का यूज करेंगे, और कहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कुछ वर्किंग। द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ब्रिज रिक्वायर दैट ब्रिज शुड बी नो करंट थ्रू द डिटेक्टर। जो एसी ब्रिजेज है उसका जो डिटेक्टर है उसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो एसी ब्रिजेज है वो बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, जो डी लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा हुआ है जिसमें से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस कंडीशन में होगा। जो एसी ब्रिजेज है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। सेकेंड पॉइंट, दिस रिक्वायर्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी शुड बी जीरो। या फिर बोल सकते हैं कि जो बी और डी है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो भी जो एसी ब्रिजेज है वो बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, दिस विल बी केस व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम ए टू डी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, तो E1 जो होगा वो इक्वल टू होगा E2 के। यहाँ पे जो ए टू डी जो, ठीक है, यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इक्वल टू होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो E1 है और E2 है, ए और बी और ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि E1 इक्वल टू हो जाएगा E2। ठीक है, E1 इक्वल टू E2। तो E1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 Z1 इक्वल टू E2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, I2 Z2। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखते हैं कि एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि I1 इक्वल टू होगा I3 के और I2 इक्वल टू होगा I4 के। तो यहाँ से जो फिगर है यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे I1 है जब इक्वल टू होगा I3 के, ठीक है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। और फिर जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, तो इसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
आल्सो एट बैलेंस I1 इक्वल टू I3, तो इक्वल टू हो जाएगा I3 का मतलब क्या होगा या I1 का मतलब क्या होगा, E, जो टोटल जो AC सोर्स है उसका जो वोल्टेज है, ठीक है, जो हम लोग नीचे से अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो E है, तो E अपान हो जाएगा जो I3 है या I1 है उसका जो इम्पीडेंस है तो Z1 प्लस Z3, ठीक है। और सेकंड वाला जो इक्वेशन आएगा इसको मान सकते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे I2 इक्वल टू हो जाएगा I4, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा E अपान Z2 प्लस Z4 आएगा, इसको मान लेंगे हम लोग फोर्थ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से जो हम लोग देखे हैं अभी बैलेंस कंडीशन में I1 Z1 इक्वल टू I2 Z2, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से I2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं I1 की वैल्यू कितना है, इतना है, I2 की वैल्यू कितना है, इतना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Z1 हम ऐसे रखेंगे और जो I1 है उसके स्थान पे इतना पुट करेंगे, तो E अपान Z1 प्लस Z3 इतना हो गया, इक्वल टू I2 के स्थान पे क्या रखेंगे, नीचे वाला, ठीक है, इक्वेशन जो 4 है उसमें रखेंगे, तो Z2 यहीं पे रहेगा और हो जाएगा आपका E अपान Z2 प्लस Z4, ठीक है। इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3 आता है, यही मेन इक्वेशन आता है एसी ब्रिजेज का। Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। जो भी ब्रिजेज हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका इक्वेशन जो ए वाला इक्वेशन है इसका यूज होगा, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एसी ब्रिजेज। एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका एसी जो ब्रिजेज है उसका जनरल फॉर्म क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर है, यहाँ पे एक एसी सोर्स है जिसका पोटेंशियल जो है E है और यहाँ पे एक G है, G नहीं मान सकते हैं, इसको D मानेंगे क्योंकि डिडक्टर है, ठीक है, इसको D। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट A है, B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे एक इंडक्टेंस L1 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R4 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे एक इंडक्टेंस L2 है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसका जो इम्पीडेंस है Z1 है, इसका जो इम्पीडेंस है Z3 है, इसका जो इम्पीडेंस है Z4 है और A और D का जो इम्पीडेंस है Z2 है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है A टू B इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। B टू C जो करंट फ्लो हो रहा है I3 और D टू C जो करंट फ्लो हो रहा है वो I4 है और A टू D जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, ठीक है। तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम। जनरल फॉर्म इक्वेशन हम लोग मेजर करने वाले हैं कि कितना आता है इसका जनरल फॉर्म इक्वेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब जो ब्रिज होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या आएगा, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, जो अभी पीछे हम लोग ड्राइव करी हैं वही होता है। तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3 हो जाएगा। यहाँ पे जो Z1 है, यहाँ पे देख सकते हैं Z1 जो आर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग यूज किए हैं रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा Z1 इक्वल टू R1 प्लस J ओमेगा L1, ठीक है। यहाँ पे इम्पीडेंसेस है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। और Z2 जो है, यहाँ पे Z2 जो है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस और L2 इंडक्टर हम लोग यूज किए हैं। तो यहाँ पे जो Z2 हो जाएगा R2 प्लस J ओमेगा L2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो Z3 है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेजिस्टेंस, सीधे सीधे इक्वल टू हो जाएगा Z3 के, ठीक है। और जो Z4 है इक्वल टू हो जाएगा R4 के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो इक्वेशन हम लोग का आया है पीछे, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो R1 प्लस J ओमेगा L1 इंटू R4 हो जाएगा, यहाँ पे R4 की जगह पे, R2 की जगह पे हम लोग इतना पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर Z3 इक्वल टू है R3, यहाँ पे R3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4 इक्वल टू हो जाएगा R2 इंटू R3 प्लस J ओमेगा L2 इंटू R3, ठीक है। इतना इक्वेशन इसका आ गया।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये दोनों साइड का इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों रियल पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम लोग एक बार इक्वल करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट ये है, देख सकते हैं एक साइड का रियल पार्ट ये है, दूसरे साइड का रियल पार्ट ये है। तो रियल पार्ट को एक बार हम लोग इक्वल करेंगे, फिर दूसरे बार इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं R1 R4 इक्वल टू R2 R3 एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार J ओमेगा L1 R1 इक्वल टू करेंगे J ओमेगा L2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वलिंग रियल टर्म्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का जो रियल पार्ट है इसको इक्वल टू करेंगे तो R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3 आएगा। यहाँ से जब हम लोग R1 को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे R1 इंटू R3 अपान R4 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग R1 अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। फिर दूसरा जो पार्ट है इसमें इक्वलिंग इमेजिनरी टर्म ऑफ बोथ साइड, जो दोनों साइड का इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या आएगा J ओमेगा L1 R4 इक्वल टू आएगा J ओमेगा L2 R3, ठीक है। तो यहाँ से जो L1 की वैल्यू आएगा, यहाँ से J ओमेगा कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, तो L1 की वैल्यू जो आएगा L2 R3 अपान यहाँ से जाएगा R4, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जो L1 है वो अननोन रेजिस्टेंस है। अगर L1 की वैल्यू नहीं दिया है सर्किट में, जो ब्रिजेस सर्किट है, एसी ब्रिजेस सर्किट है, तो यहाँ से इस फार्मूले से हम लोग आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। तो दस इफ R1 व L1 आर अननोन, ठीक है। यहाँ पे जो R1 और L1 है इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो दिस सर्किट में बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ L1 एंड R1। तो इस सर्किट के द्वारा, जो एसी ब्रिजेस सर्किट है उसके द्वारा हम लोग L1 और R1 को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह दोनों इसका बेसिक फार्मूला होता है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। R1 जो इक्वल टू आता है R1, यहाँ पे R2 रहेगा, सॉरी, R1 जो इक्वल टू होगा R2 इंटू R3 अपान R4, यहाँ पे जो L1 होगा L1 इक्वल टू L2 R3 अपान R4, ठीक है। और ये सारे जो रेजिस्टेंस है नॉन रेजिस्टेंस है, इनका वैल्यू पहले से फाइंड होगा R3 और R4 का, और L2 जो इंडक्टेंस है उसका वैल्यू पहले से हम लोग को पता होगा, सिर्फ जो L1 है उसको फाइंड कर लेंगे। तो यही था एसी ब्रिजेज, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एसी ब्रिजेज क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कब बैलेंस कंडीशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आने वाला है। क्योंकि जो कई सारे ब्रिजेज हैं, जैसे मैक्सवेल ब्रिजेज, हेज ब्रिजेज, शेयरिंग ब्रिजेज, साउडी ब्रिजेज, ये सारे आपको एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।